हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फिर आज हम आपके साथ उपस्थित हैं अलजबरा बीजगणित चैप्टर से, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर ये देख लीजिए, पहले इसका मैं फंडामेंटल बता देता हूँ। इसमें मौलिक बातें क्या है, ब्रजगुणन विधि से किस तरह से समीकरण को हल करेंगे, और समीकरण निकाय कब अद्वितीय होगा, कब विरोधी होगा, कब अविरोधी होगा, ये सारी बात मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन भी ब्रजगुणन विधि से कैसे हल होगा ये मैं बताऊंगा। ठीक है। इस तरह का प्रश्न जो है बार बार हर बार मैट्रिक की जो एग्ज़ाम होने वाली है 10वीं बोर्ड की, वह हर बार पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से इस पर आपको नज़र रखना होगा। मैं बारीकी से समझाता हूँ, ध्यान दे करके आप समझेंगे। एक बात और, अगर आपको अच्छा लगे, इससे कुछ फ़ायदा नज़र आएगा, तो निश्चित रूप से लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और मुख्य रूप से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बगैर देरी किए हुए मैं आपको लिए चलता हूँ इससे संबंधित बातों पर। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर समीकरण आपको दिया हुआ है ax + by + c = 0, और x के जगह पर h और y के जगह पर k जब दिया हुआ है, जब इसका हल पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आपका आंसर होगा ah + bk + c = 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह कैसे हो गया। तो x के जगह पर h लिखा गया है और y के जगह पर k लिखा गया है, बाकी सब कुछ सेम है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, ब्रजगुणन विधि का सूत्र क्या है समझेंगे। इसमें समीकरण युग्म यहीं पर आपको दिख रहा है, मतलब दो समीकरण रहेंगे। तो समीकरण एक क्या कह रहा है, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। देखिए यहाँ पर कितने चर हैं, दो चर हैं, तो इसलिए दो चर वाला यहाँ पर बताया गया। कौन कौन, एक चर x है और दूसरा चर y है। a1 b1 और c1 ये सब कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो ये दोनों समीकरण दिया हुआ है, इससे पहले एक जो चर है उसको हम ऊपर लिख लेंगे। कैसे ब्रजगुणन का देखिए विधि का कैसे बनता है, नियम क्या है। तो x कर लिए, एक चर हो गया ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए b1, तो b1 में गुना कर देंगे c2 से, और फिर माइनस का चिन्ह लेंगे, और उसके बाद b2 में गुना कर देंगे c1 से। ठीक। अब इसको बराबर किसके बराबर करना है, तो दूसरा चर y था, तो y मैंने लिख दिया। नीचे में अब हम क्या करेंगे, तो c1 यहाँ नज़र आ रहा है आपको, c1 में गुना कर देंगे a2 से, और फिर माइनस लेंगे, और फिर c2 आपको नज़र आ रहा है यहाँ, तो c2 में गुना कर देंगे a1 से। ठीक है। अब फिर बराबर लेंगे, और अब क्या देखते हैं कि बराबर के बाद समीकरण में यहाँ भी 0 था और यहाँ भी 0 था, तो यहाँ पर कांस्टेंट 1 लिया जाता है। 1 हो गया ऊपर में। नीचे हमको क्या करना है, तो a1 में b2 से गुना कर देना है, और फिर माइनस में a2 में b1 से गुना कर देना है। इसी फॉर्म में बना करके आप ब्रजगुणन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है। हम क्वेश्चन पर आएंगे तो डिटेल में फिर आपको हम बताएंगे। और उससे पहले हर बार जो 10वीं की एग्ज़ाम होती है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये देखिए पॉइंट नंबर 3 के अनुसार पूछा जाता है। तो समीकरण निकाय दिया हुआ है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0। अगर इस रूप में दिया हुआ रहेगा तो पूछेगा क्वेश्चन कि क्या यह जो समीकरण दिया हुआ है यह इसका हल अद्वितीय होगा या नहीं, या फिर युग्म अविरोधी होगा या नहीं। तो जांच हम कैसे करेंगे, तो निश्चित रूप से क्या करेंगे कि x का जो गुणक है a1, इसको ऊपर में लिख देंगे सबसे पहले अंश में, और फिर हम देखें समीकरण 2 का जो x चर का गुणक है a2, वो हर में लिख देंगे। तो यहाँ पर a1/a2 हो गया, और यह बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो जो y का जो गुणक है समीकरण 1 का b1, और बटा में क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर समीकरण 2 से y का जो गुणक है वो। अगर यह एक दूसरे के बराबर नहीं है तो यह समीकरण क्या होगा, तो अविरोधी युग्म होगा ये दोनों, और इसका हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा कहने का मतलब सिर्फ एक और एक हल होगा। पॉइंट 2 देखते हैं, कोई हल नहीं होगा। इसके लिए शर्त क्या होगा हमें, तो फिर उसी तरह से जो x का गुणक है समीकरण 1 का, वह अंश में,
मतलब A1 बटा A2 और यहाँ से बराबर लिख देंगे, बराबर के बाद B1 बटा B2, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। और फिर क्या करेंगे, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो C1 बटा C2 के। इस तरह से अगर ऐसा होता है कंडीशन तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे कि समीकरण युग्म जो होंगे वह विरोधी होंगे या असंगत होंगे, असंगत युग्म होंगे और इसका कोई हल नहीं होगा। जी हाँ, कोई हल नहीं होगा। एक और रह गया है, इसे भी हम समझ लें। तो यह कहता है किस कंडीशन में ये रहेगा, तो कह रहा है अनंत हल होने के लिए क्या करेंगे, तो अनंत हल होने के लिए फिर वही बात करेंगे, A1 बाई A2, A1 बाई A2 यहाँ से कर लेंगे और B1 बाई B2 यहाँ से, और बराबर में क्या होना चाहिए, C1 बाई C2। अगर यह तीनों आपस में बराबर है तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा या आश्रित होगा और इसके अनंत हल होंगे, मतलब एक से ज़्यादा हल होंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रजगुणन विधि से कैसे हम समीकरण को हल कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। आ जाइए क्वेश्चन पर हम आगे हैं। यहाँ पर देखते हैं ब्रजगुणन विधि से हल करें, लिखा रहेगा फ्रेंड्स, आपको यह लिखा हुआ मिलेगा प्रश्न में। और आपको बता दें कि यह हर बार आता है, इसलिए आप इनकार इसे नहीं कर सकते हैं कि इस बार आएगा या नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, टेस्ट में भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ब्रजगुणन विधि से हल करें। दिया हुआ है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। सबसे पहला काम यहाँ पर हम जब आंसर की शुरुआत करेंगे, सोल्व करना क्वेश्चन को करेंगे, तो एक तरफ मतलब बाएं तरफ जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं चर अचर का, वो सब एक तरफ कर लेंगे और दाएं तरफ सिर्फ 0 रखेंगे। तो कैसे, देखिए समीकरण 1 में दिया हुआ था 8x + 5y और बराबर के दूसरी तरफ 9 था, जिसको हम यहाँ पर 8x + 5y और बाएं तरफ ले करके 9 आए तो माइनस में हो गया, क्योंकि उधर प्लस में था दाएं तरफ, बराबर 0 कर लिए, ये समीकरण 1 के रूप में हो गया। दूसरा जब हम देखते हैं तो है 3x + 2y = 4। तो यहाँ भी वही करेंगे, 3x + 2y कर दिए और 4 राइट साइड में प्लस में था, इसको फिर हम बाएं लेकर के आए तो माइनस में 4 हो गया और यहाँ 0 हो गया, क्योंकि अब इधर कुछ नहीं बचा। तो समीकरण 2 1 और 2 के रूप में हो गया। बस वेरी सिंपल। अब थोड़ी सी दिमाग आप लगाइए, निश्चित आप समझेंगे, मज़ेदार है। यहाँ पर मैंने वहाँ पर भी क्या देखा था, जब सूत्र में आपको समझा रहा था कि दो चर है, एक है x और एक y। तो सबसे पहले x चर को हम ऊपर रख लेंगे। और ऐसे भी फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, थोड़ा आपको हम टेक्निक बताते हैं कैसे करेंगे। x को जब ऊपर रखेंगे तो इसको आप साइलेंट मान लीजिए, ठीक है, इसको आप साइलेंट मान लीजिए। साइलेंट मान लेने के बाद हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो समीकरण ऊपर है 5, तो 5 का गुना आप ऐसे कर दो ना, तो यहाँ 5 था, 5 में गुना हो गया -4 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस मैंने ले लिया, क्योंकि सूत्र के हिसाब से माइनस ही होता है। और तब फिर यहाँ पर देखिए 9 है, तो ऐसे तिरछा गुना कर लो, तो यहाँ पर -9 था और इस जगह पर y का गुणक 2 था, तो 2 से गुना हो गया। क्लियर है। अब हम फिर आगे आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जबकि हम y चर को लेते हैं तो y को ऊपर लिख देंगे और फिर इसी तरह का टेक्निक समझाएंगे। y वाला जो चर पोर्शन है इसको हम साइलेंट कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, y वाला पोर्शन जब साइलेंट करेंगे तो यहाँ पर y आ गया अंश में। अब देखते हैं फिर क्या करेंगे, उसी तरह से यहाँ पर -9 था, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो -9 था और यहाँ पर 3 था, तो -9 × 3 हो गया। अब माइनस यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि सूत्र में वहाँ पर था। और फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर x का गुणक तो 8 है, ठीक है, 8, और गुना किससे हो जाएगा, -4 से, क्योंकि यहाँ -4 था तो -4 हो गया। बस वेरी सिंपल। अब कुछ नहीं करना है, फिर इसको इक्वल करना है। यहाँ पर भी बराबर किए थे ना, यहाँ पर भी बराबर कर दीजिए। अब यह लास्ट में 0 0 है, इसके लिए कांस्टेंट हम 1 लेते हैं, तो 1 हो गया। अब देखिए इसमें भी टेक्निक आपको मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। तो अब क्या कीजिए आप कि अब इस पोर्शन को आप साइलेंट कर लीजिए कांस्टेंट वाला, क्योंकि ये 1 कांस्टेंट है। और फिर अब क्या करना है आपको, तो इस तरह से तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए।
तो 8 में गुना कर लेंगे 2 से, क्योंकि x का जो गुणक यहाँ 8 है और दूसरे समीकरण में y का गुणक 2 है, तो 8 गुना 2 हो गया। और फिर यहाँ पर अब इस तरह से कर लेंगे, मतलब y का जो समीकरण 1 था यहाँ पर गुणक 5 था, तो यहाँ पर रख दिया 5, और ये 3 था समीकरण 2 में x का गुणक, इसलिए रख दिया 3। माइनस बोलिए कहाँ से आ गया, तो सूत्र के हिसाब से ये माइनस आ गया। बस इतनी सी काम करनी है, ये आपको जो सूत्र दिया हुआ था उसी पर ये सेट हो चुका है। अब इसको सरल कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए अंश में x था, रहने दीजिए, ये 5 का 20 हो गया, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 9 दूनी 18, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह था, बराबर दीजिए। यहाँ पर अंश में y था तो y रह गया, 9 में माइनस 9 में 3 से कर दिया तो 9 3 27 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों होकर प्लस हो गया, और 8 में 4 से गुना कर दिए तो 8 चौका 32। वेरी सिंपल। अब 1 था तो 1 रहने दीजिए, और 8 दूनी 16 गुना हो गया यहाँ पर, और माइनस में 5 15। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या कीजिए कि ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है बारी बारी से x के साथ, ये पहले वाले के साथ और फिर y वाले के साथ बराबर कर लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब आप -20 में से 18 को माइनस, ये प्लस 18 है तो माइनस हो जाएगा, तो अब समीकरण बन गया x बटा -2, और यहाँ पर हो गया ये y बटा 32 में से -27 जाएगा तो 5, और 1 बटा 1 हो गया। निश्चित रूप से अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बटा 2 बराबर 1/1, और फिर y बटा 5 इक्वल टू 1/1। तो तिरछा तिरछी अब गुना कर लेंगे, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू -2, और फिर यहाँ से 5/1 जो था y बराबर, इसलिए y इक्वल टू 5 आ गया आंसर। तो x के जगह पर -2 आ गया, और y के जगह पर 5 आ गया, और इस तरह से समीकरण का ये हल हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी था ना। और अब निश्चित रूप से आपको यह क्वेश्चन आए या फिर ऑब्जेक्टिव के रूप में जो मैंने सूत्र समझाया पहले उस तरह से आए, आपको बना लेना है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर कमेंट करें, और आगे भी इस तरह के वीडियो मिलते रहेगा। आपको आने वाली आगामी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से आप पास करेंगे। मेरी अभिलाषा है कि आप बहुत अच्छा से अच्छा नंबर सभी विषय में लाएं। मैं तो कहता हूं कि आप टॉप ही करो तो बहुत अच्छी बात है। एक टीचर और क्या आशीर्वाद दे सकता है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।